बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रुसला मलिक। नाज़रीन, पेट्रोल 10 रुपये नहीं, 20 रुपये नहीं, बल्कि 35 रुपये महंगा कर दिया गया। और जो हुकूमत कहती थी कि माजी की हुकूमत ने बारूदी सुरंगें बिछा दी थी, वो बारूदी सुरंगें ठीक करने आए थे, लेकिन लगता ये है कि वो मज़ीद सुरंगें बिछाना शुरू हो गए हैं। दावा था हुकूमत का, और इसहाक डार साहब का तो बड़ा बुलंद बांग दावा था कि वो वापस लौटेंगे, डॉलर की कीमत नीचे आएगी, मुल्क की मैशत मुस्तहकम की होगी, और इसके साथ साथ महंगाई का भी रास्ता वो रोक कर दिखाएंगे। जब डार साहब लंदन बैठे थे तो हर रोज़ यही बात कहा करते थे कि उनके पास चाबी है मुल्क की मैशत को ठीक करने की। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हर रोज़ ये एहसास पैदा होता है कि डार साहब ने गोया पाकिस्तान आकर गलती की, मैशत को संभाल भी ना पाए, और जो दावे उन्होंने किए थे किसी एक को भी पूरा ना कर पाए। अब जो महंगाई का तूफान आएगा, इसमें इमरान खान साहब का बयानिया ज़्यादा बिकेगा। वो जो मुसलसल कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है मैशत के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से, और हर तरफ अगर बेचैनी है तो फिर मुल्क नए इंतखाबात की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ PTI ने एक बार फिर ऐलान किया है कि तमाम कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इमरान खान साहब ही उम्मीदवार होंगे। गोया सियासत के अंदर ना अपोजिशन सीधा दिखाई देती है और ना हुकूमत। तो इन हालात में आम आदमी बेचारे का बनेगा क्या? मुश्किल तरीन ज़िंदगी होती चली जा रही है, हर चीज़ से महंगी मिलती है। हर रोज़ से जब बाज़ार में जाने का मौका मिलता है तो उसे बताया जाता है कि रात जो कीमत थी अब वो नहीं रही, अब कीमतों में इजाफा हो चुका है। कीमतों पे कोई कंट्रोल नाम की कोई चीज़ इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। एक अफरा तफरी का आलम है, और एक ऐसा माहौल है जिसमें आम आदमी हर दूसरे से एक ही सवाल करता है, हमारा क्या बनेगा? हम अपने बच्चों को स्कूलों में कैसे भेज पाएंगे? हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? इन सूरत हाल में क्या इशाफिया को, मुल्क की उस तमाम इशाफिया को जिसमें हुकूमत भी शामिल है, जिसमें अपोजिशन भी शामिल है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है, जिसमें तमाम इदारे शामिल हैं, क्या उन्होंने मिल बैठ कर कभी सोचा कि इस मुल्क के अंदर गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है और अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है? हम MSD स्कीम भी लेकर आते हैं काले धन को सफ़ेद करने के लिए, तो कहते हैं प्रॉपर्टी की जितनी मर्जी फाइलें ख़रीद लो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इंडस्ट्री लगा लो, अगर आपने मुल्क लूटा हुआ है तब भी तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ये रिलीफ गरीब आदमी को कभी देने का कभी किसी ने सोचा है? और आज अगर मुल्क की मैशत इस हाल में पहुंची है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद की जा सकती है? फिर सियासी बेचैनी, सियासी बहरान बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर ये कम ना हुआ तो पहिया और इकानमी का रुक जाएगा। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब PJ मीर साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं नादिया मिर्ज़ा साहबा, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन हैं, और हमारे बड़े ही दोस्त सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार जनाब आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ मौजूद आज के प्रोग्राम के अंदर। नादिया मिर्ज़ा साहबा, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। क्या होगा जब 35 रुपये महंगा पेट्रोल मिलेगा? अब तो इमरान खान साहब को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है अवाम के सामने। अवाम तो ख़ुद इस मुश्किल में आ गई है कि इमरान खान साहब का एक नया बयानिया, उनकी एक नई मुहिम, उनकी इंतखाबी मुहिम बन जाएगी कि मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोज़गारी है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, पेट्रोलियम, बिजली, गैस की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मलिक साहब। मैं एक बात, आपने जिस इशराफिया का जिक्र किया है, जिसमें अपोजिशन भी है, जिसमें गवर्नमेंट भी है, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है, आपने सबको माना है, लेकिन मैं ये बताऊं, और मैं ये पिछले कई दिन से ये बात कर रही हूँ कि टोटली डिसकनेक्टेड है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे उसका ताल्लुक अपोजिशन से हो, चाहे उसका ताल्लुक गवर्नमेंट से हो, इवन दो एस्टैब्लिशमेंट हो, टोटली डिसकनेक्टेड है आम आवाम से। मैं आज सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख रही थी जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसहाक डार के मुंह में केक दे रही हैं, उनको चमचे से खिला रही हैं। मुझे नहीं पता वो अभी की है, पुरानी है, वो खुशी है, वो किस चीज को सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन हमने कल इस मुल्क में, जो इमरान खान साहब कहते थे ना कि एक नहीं दो पाकिस्तान, कल हमने उसका अमली नमूना देखा। कल हमने देखा कि बड़े शान शौकत से मरियम नवाज साहिबा जहाज से उतर रही हैं, और पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई किला फतह करके आ रही हैं, और उसके बाद उसी शान शौकत से वो जलसे कर रही हैं, वो बता रही हैं कि जी उनके साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ। वो कहती, मुझे आखिर में एक छोटा सा जुमला कि हमें एहसास है कि बिजली महंगी है, फला महंगाई है, फला है, लेकिन आप यकीन रखें कि हो जाएगा। इसहाक डार साहब पे आप एतमाद रखें। तो एतमाद रखने के लिए आपकी सांसें बहाल होना जरूरी है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिन में वो गरीब की होंगी। तो यहाँ पर टोटली डिस्कनेक्शन है। अगर मैं ये गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है
और ये वो गवर्नमेंट है नसरुल्लाह मलिक साहब जो इस स्लोगन के साथ आई है। वो आई है या नहीं आई है वो हमें कम अज कम बताकर जरूर आई है कि जी हम महंगाई मुकाबले आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम पीटीआई की बात कर लेते हैं, उसको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि इस मुल्क में कोई अवाम भी रहती है, कम अज कम इस मौके पे नहीं है। उनकी एक जंग है और वो जंग है इख्तिदार की जंग है। मतलब बाय होप और बाय क्रुक आपने उस सीट पे, आपने उस कुर्सी पे दोबारा से बराजमान होना है। तो इस मुल्क की हालत गई तेल बेचने भाड़ चूल्हे में, जो भी आप इसको स्लैंग लैंग्वेज यूज करें, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। शब्बर जैदी साहब कहते हैं आने वाले वक्त में जो बंदा 50,000 रुपए भी कमा रहा होगा उसका जिंदा रहना भी मुश्किल होगा। तो हम सवाल किससे करें? मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम सवाल किससे करें, क्योंकि टोटली डिस्कनेक्शन है। बिल्कुल ठीक है। अमर इलियास राणा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन एक किसी ने अभी एक लतीफ़ा भेजा है, आपके गोश गुजार कर दूँ, आपने भी 12 सुना होगा। कहते हैं किसी जुआरी की वालदा फौत होगी, जुआ खेल रहा था, उसे बताया गया कि तेरी वालदा फौत हो गई है। उसे कहा अच्छा मौलवी साहब को बुलाया, जनाजे का इंतज़ाम कर लें, मैं अभी आता हूँ। फिर उसे कहा गया जनाजा खड़ा हो गया है, उन्होंने कहा जी अच्छा चलें आप जनाजा पढ़ लें, मैं अभी आता हूँ दफनाने के लिए। फिर उससे बताया गया कि नहीं अब तो उनको दफना दिया गया। उसने कहा चलें अब दफना तो गया तो फिर मैं 2-4 बाजी लगा के आता हूँ। ये कैफियत हो चुकी है इशराफिया की आम आदमी के लिए, क्या आप इसे इत्तेफाक करते हैं? सर बात यह है कि जी हम लतीफ़े सुनाएं या कुछ सुनाएं, इशू यही है कि मर गए, पिट गए और फंस गए। ये पाकिस्तान के आम आदमी की कहानी है और इतनी बुरी कहानी है कि अल्लाह, हमारा तो ज़ाहिर ईमान है कि रिज़्क़ अल्लाह ने देना है, इसलिए कायम भी हैं, खड़े भी हैं, वरना सच्ची बात है कोई रह नहीं गई कहानी। चाहे वो अशराफिया के हम अल्लाह तल्लों की बात कर लें, हम जिसका मर्जी नाम ले लें, लेकिन आम आदमी के लिए कोई जिंदगी में बचत वाली कहानी नहीं रही। उसको 2 वक्त की रोटी जो कहते थे कि 3 ना खाएं 2 वक्त ही खा लें, वो भी पूरी नहीं होती। कि वो आप कपड़े बनाएं तो खाने को नहीं है, खाने करें तो स्कूल की फीस नहीं है, स्कूल की फीस करें तो हेल्थ के इश्यूज जो होते हैं, रोजमर्रा के जो इश्यूज हैं वो पूरे नहीं होते। और फिर जाहिर है कि जो डॉलर की महंगाई है वो तो 2-4 दिन के बाद पब्लिक तक आएगी। पेट्रोल और उसकी मसनूआत का तो फ़ौरन आज सुबह 11 बजे से इफेक्ट आ चुका हुआ है और फिर नतीजे में बार बर्दाश्त जितनी भी है वो सारी ट्रांसपोर्टेशन सब महंगी। क्योंकि हमारे यहाँ तो जो कम करना होता है उसके लिए इंतज़ामिया कभी अगर होती थी तो हरकत में आना होता था, वो भी बात खत्म हो गई। अब तो बढ़ाने वाले पैसे हैं और वापसी की कोई सूरत हाल नहीं। जाहिर है कि पीडीएम की गवर्नमेंट, इनके जितने बड़े हैं छोटे हैं सब गए हैं फंस, क्योंकि ये तो या तो अदम एतमाद के फौरन बाद इलेक्शन में चले जाते तो कहानियां खत्म हो जाती, लेकिन चूंकि अब उसके अंदर ये जनरल फैज का नाम लें, ये इमरान खान की कहानी बयान करें, लेकिन आम आदमी की रोटी का फलसफा इन्हें ही बताना होगा कि वो कैसे पूरा होगा। लेकिन आमिर साहब कल भी मरीम नवाज साहब कह रही थी कि साथ डार साहब के पास हल है, अनकरीब मसाइल हल हो जाएंगे। फिर डार साहब कह रहे थे कि इलेक्शन से पहले मामलात हम सेटल कर लेंगे। आपको सेटल होते हुए नजर आते हैं? फिर मुझे तो इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते ना। अगर इलेक्शन से पहले सेट करना है तो 1.5 साल तो इलेक्शन फिर नहीं है, फिर तो आप कहानी भूल जाए ना। कि जाहिर है अब अगर हम उन तरफ जाएं, जो पहला हिस्सा तो वो है ना जो आम आदमी का हाल है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर हम माजी के साथ चलें कि जी ये क्यों हुआ सब कुछ, जाहिर है कि जिन लोगों ने 2016-17 में जो रजीम चेंज प्रोग्राम प्लान किया और एक अच्छा भला चलता हुआ मुल्क जिसके साथ तजर्बा करने की कोशिश की, तो फिर जाहिर है नवाज शरीफ को जब नाअहल करार दे दिया तो जो शाहिद खाकान अब्बासी आए और फिर मिफ्ता इस्माइल आए, तो इन लोगों ने इलेक्शन जो बजट बनाया वो इलेक्शन बजट बनाया। अपनी सब अच्छी कारकर्दगी के बावजूद इन्हें बहुत कुछ सियासी तौर पे दांव पे लगाना पड़ा कि लीडर नाअहल हो चुका, सजा याफ्ता हो चुका और लड़ना है, तो फिर उसके अंदर सारे वसाइल भी झोंकने पड़े। तो वो जो चेंज आई और फिर आके 2021 अक्टूबर में फंस गए ISI के चीफ की, तो और इनको वापस होना पड़ा 5-6 साल के बाद। लेकिन मुल्क तो वापस नहीं हो सकता उस तरीके से जहां हालात पहुंचा दिए गए कि जब एक 2013 में, मतलब बहुत सारे लोगों को इस पे भी तकलीफ होती है कि जी आप ये बयान क्यों करते हैं, लेकिन हकायक तो यही है ना कि दहशतगर्दी के अफरियत में फंसा हुआ मुल्क था, लोड शेडिंग के उस जाल में फंसा हुआ मुल्क था, जिसको निकाला नवाज शरीफ ने, उसकी टीम ने हिम्मत करके। इसलिए डार पे लोगों को उम्मीद भी ज्यादा थी और अब गुस्सा भी इसीलिए ज्यादा है कि चलो भाई जो थोड़ी बहुत आसरा था वो तो इसहाक डार के ऊपर था, लेकिन यहाँ पे तो मतलब कुछ है ही नहीं तन पे पहनने के लिए, ना हुकूमत के पास है। हाँ, ये जवाज बन जाता अगर जो शहबाज शरीफ जो भी कमेटी शमेटी बनाई है, 73 रुकनी काबीना थी, तो ये जो 3 बड़े मिले थे फजलुर रहमान, जरदारी और शहबाज शरीफ, तो सबसे पहले तो ये कट लगा के अनाउंस करते कि वो जो प्रेस रिलीज आई थी या उनकी खबर
कि जी काबीना बहुत छोटी करते तो सबसे पहले वो करते, फिर क्योंकि आप कहते हैं हमने एजाजी रखे, एजाजी नाम की बेसिक पे का होता है, लेकिन जो प्रिविलेजेस होती हैं वो सारे के सारे ये यूज करते हैं, दफातर यूज करते हैं, गाड़ियां यूज बिल्कुल ठीक। करते हैं। तो सबसे पहले आपको और हमें ये पता लगना चाहिए था कि जी इन्होंने बड़ी कारपोरेशनों पे क्या पाबंदियां लगाई, क्योंकि पाबंदी आम मुलाजिम पे बिल्कुल नहीं, ठीक है। उस पे लगनी चाहिए। जब अरबों डॉलर, ये सरकारी पाकिस्तानी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर एक मीटिंग के एक दिन का लेते हैं एजाजिया। बड़े बड़े सेक्रेटरीज जिनको वैसे तनख्वाह कम है कि ठीक है। उनके जी हम वो भी बात करते हैं कि उनके जो इदारे हैं नीचे उनकी ज्यादा प्रिविलेजेस हैं, लेकिन वो सब बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं और बिल्कुल उनको भी ठीक। बहुत तरीके से नवाजा जाता है, गाड़ियां भी दी जाती हैं, पेट्रोल भी दिया जाता है। और जिस तरह हमारे उस वक्त मोहम्मद खान जुनेजो ने एक फैसला किया और वो बिल्कुल चले ठीक भी है। गए कि वो जर्नैलों को उन्होंने कहा था हम देखिए सुजुकी पे बिठाएंगे। तो यहाँ हम सबको, जब आज पाकिस्तान के आम आदमी से कुर्बानी मांगी जा रही है, तो सब बड़े लोगों को पहले कुर्बानी के पहले लिए कुर्बानी एक देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। करना चाहिए, तो शायद लोग बर्दाश्त भी करें, वरना बड़ा मुश्किल हो गया ये बिल्कुल सिचुएशन। ठीक है। पीजे मीर साहब, मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि अच्छी बड़ी हुकूमत चल रही थी, हम ट्रैक पर आ गए थे, रजीम चेंज के जरिए मुल्क का दिवालिया कर दिया गया। इमरान खान साहब कहते हैं मैं मुल्क को क्राइसिस से निकाल लाया था, रजीम चेंज के जरिए मुल्क को पीछे धकेल दिया गया। दोनों की बातें सुने, दोनों अपनी अपनी हुकूमतें तब्दील करने के हवाले से समझते हैं कि हम तो बिल्कुल मुल्क ठीक कर रहे थे। आम आदमी किस पे यकीन करे, इमरान खान साहब पर, मियां नवाज शरीफ पर? देखें, अगर आप ईमानदारी से इसको एनालाइज करें तो जो भी आता है वो मुल्क के लिए बेहतरी के लिए ही आता है। इमरान खान ये बाहर बड़े नारे लगा रहे थे, वो कंटेनर्स के ऊपर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वेरी गुड। अंदर गए, मैंने खुद इमरान से पूछा, मैंने कहा यार अंदर आके व्हाट डू यू थिंक? वो कहता है तुझे तो पता ही नहीं है, बाहर तो मैं माफिया का करता हूं, अंदर कितना बड़ा माफिया बैठा हुआ है। ये जो अंदर का माफिया है, ये जो भी हुकूमत आती है आपकी, ये उसको उड़ा देता है। ये मैकेनिज्म में इतना गंद करता है हर गवर्नमेंट के अंदर कि जो भी हुकूमत बात की जिस तरह आती है, इनकी रेड टेप इतनी है कि जब हम कहते हैं कि लोग क्यों रोते हैं, ये इनकी वजह से रोते हैं। आपका ईज ऑफ बिजनेस है कोई नहीं, आप लोगों को तंग करते हैं। जब तक 4 चिट्टे, 3 टेलीफोन कॉल और 2 आदमी आपके साथ ना जाएं हर हुकूमत में, आपके काम नहीं होते। तो इवेंचुअली क्या होता है, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये होता है कि आपकी इकोनॉमी जो होती है, एसएमईज इन पर्टिकुलर, वो बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाते हैं। कसूर फिर हम क्या करते हैं, इमरान ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, हम दोनों पे ब्लेम शुरू कर देते हैं। द क्वेश्चन अराइजेस कि हम खुद क्यों नहीं करते? जो हम सियासतदानों पे, जो मर्जी सियासतदान हो, जो ये हर सियासतदान को हम गंदा कर देते हैं। और भाई मेरी क्या जिम्मेदारी है सिटीजन, मैं क्यों नहीं करता? मैं तो लगा हुआ हूं रिश्वत देने के लिए भी, रिश्वत लेने के लिए भी, खाने के लिए भी, इर्रेगुलर स्कीम पास कराने के लिए भी। और एंड में क्या होता है, आपकी इंक्वायरियां कोई इधर से कर रहा है, कोई उधर से कर रहा है, और फिर हम कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं। तो जब इस तरह का हालात होते हैं तो नसरुल्लाह साहब, उसके बाद आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान में नहीं आना चाहता। आज यही वजह है कि हमारे पास डॉलर्स की कमी है। क्यों है? क्योंकि लोग पाकिस्तान में नहीं आते। वो कहते हैं यार हम आते हैं, आपकी पॉलिसी इस तरह चेंज होती है जिस तरह आप खाने अपने चेंज करते हैं। और कहीं ना कहीं तो कंसिस्टेंसी दिखाओ यार। पिछली हुकूमत नवाज शरीफ जो छोड़ के गया था, क्या वो इतनी खराब थी कि यार मुल्क डूब गया था? और भाई नहीं, प्रॉब्लम्स थी। तो क्या इमरान आया तो मुल्क इतना खराब हो गया 4 साल में कि इकोनॉमी बिल्कुल खराब होगी? इस तरह नहीं होता। आपने कंटिन्यूटी पॉलिसी लेके चलो। ये उस्मान बुज़दार PMLN की चल रहा था पंजाब के अंदर लेके, उनकी जो पॉलिसीज थी, आपको याद है कि ब्रीफिंग भी दी थी उन्होंने उधर शारा के ऊपर। तो क्वेश्चन इज, हम इतना एक दूसरे को गंदा कर देते हैं और डिविजन्स क्रिएट कर देते हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और आज क्या हो रहा है, मोनोलॉग, डायलॉग नहीं हो रहा है। आप कहते हैं जी सब मिलके बैठे, भाई सब मिलके हम 13 पार्टियां तो मिलके बैठी है ना, तो ये 14वीं पार्टी आ जाएगी, क्या मुल्क का काम ठीक हो जाएगा? नो, कोई बैठने को तैयार नहीं है। और ये वक्त है कि अगर आप आज नहीं बैठेंगे, कल आपकी पॉइंट ऑफ रिकवरी खत्म हो जाएगा। इसहाक डार के आप ब्लेम कर रहे हैं, अब आपको सबको टारगेट मिल गया इसहाक डार, हाँ जी उसने बेड़ा गर्क कर दिया। और भाई तो क्या उससे हो रहा था? पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, इंटरनेशनल रिसेशन है, पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन आया हुआ है। तेल कहां से, यूक्रेन वॉर क्या आपको इफेक्ट कर रहा है? तो आपने रिमीडियल मेजर्स लेने हैं। ये जो कीमतें बढ़ती हैं, कोई नवाज शरीफ, इमरान
इमरान खान, जरदारी, इन्होंने अपनी जेब से नहीं देने, ये टैक्सेशन से और टैक्स मैनेजमेंट करना है लोगों को। जब तक टैक्सेशन नहीं करोगे, टैक्स नहीं करोगे, आप जब तक सबसे हम टैक्स नहीं लेंगे, तमाम आमदन पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक तो मुल्क का आमदन में इजाफा हो ही नहीं सकता। पीछे मेरी साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। नादिया मिर्ज़ा साहबा, ये जो इलेक्शन में ताख़ीर की बात की जा रही है, आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना आइन के तहत ज़रूरी है, ना हुआ तो हम इसको चैलेंज करेंगे। ये खदशा क्यों पाया जा रहा है PTI के यहाँ के इलेक्शन नहीं होने? देखिए, मसला ये है कि उनके अपने लोग ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं ना। मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि आइन में ये तो लिखा हुआ है, और वो खुद लॉयर भी है, उन्होंने कहा आइन में ये तो लिखा है कि 90 दिन के इलेक्शन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं, लेकिन आइन में ये नहीं लिखा कि अगर 90 दिन में नहीं कराएंगे तो फिर क्या होगा। तो ये अनसर्टेनिटी है। दूसरी बात ये कि आपको पता है कि जाहिर सी बात है, अब पंजाब असेंबली मुल्क की सबसे बड़ी असेंबली है, अगर प्रोविंशियल लेवल पे आप देखिए। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा है। ये बात पहले भी हो रही थी कि जी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि इन असेंबलीज को नहीं टूटना। और अब ये बड़ा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पंजाब में इस वक्त इलेक्शन करा देते हैं तो PMLN क्या कि उसके पास कोई बयानिया है, वो जिस बयानिया को लेकर अवाम में जाएगी वो किस बयानिया को लेकर जाएगी। अगर वो ये बात करने, अभी जैसे मरियम साहबा वापस आई, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ को निकाला। भाई नवाज शरीफ को निकाला 2017 में निकाला, 2018 के इलेक्शन हो गए, 2-3 साल 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत आ गई, दोबारा आपकी हुकूमत आ गई, तो अब ये 4 साल 4.5 साल 5 साल पुराना मंजर अब दोबारा से आप बेचने की कोशिश करेंगे तो अवाम तो उसको नहीं खरीदेगी। तो आपके पास कुछ बयानिया है नहीं कि आप इस वक्त अवाम में जाए, इसलिए गवर्नमेंट या PMLN या दीगर पार्टी जो है वो रिलेक्टेंट है कि अगर इस वक्त अब अवाम में चले गए तो फिर इस वक्त अगर हम इलेक्शन में चले गए तो डेफिनेटली वो PTI आएगी। अब ये गलत डिबेट है कि PTI कितनी स्ट्रेंथ से आएगी, कितने वोट उसको पड़ते हैं, क्या वो क्लीन स्वीप करेगी, कितने % उसके पास मेजोरिटी होगी, दैट इज अनदर डिबेट। बट द रियलिटी इज कि इससे जो हुकूमत में शामिल जमाते हैं, और अगेन मैं ये आपको कहूंगी कि ये जो 4 महीने का डिले और ये सख्त फैसलों का डिले, IMF के पास जाने का डिले, ये श्योरिटी और गारंटी मांगी जा रही थी कि जी हम सख्त फैसले उस वक्त लेंगे, IMF की शराइत उस वक्त इम्पोज करेंगे, लगाएंगे अवाम पर, जिस वक्त आप हमें ये गारंटी देंगे कि फिलहाल कम अज कम कोई इलेक्शन होने नहीं जा रहे। तो मैं इस बात पे आमिर साहब जो है उनसे मैं मुत्तफिक हूँ कि कोई इलेक्शन होने नहीं जा रहे। और जो दूसरी बात आर्टिकल 6 की बात आ रही है कि जी अगर आपने जैसे शायद उस्मानी साहब से मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि अगर आपने इलेक्शन नहीं कराने तो उसका जवाब फिर सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपने किसी इमरजेंसी का निफाज हो या इमरजेंसी नाफिज हुई भी हो, अगर उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी, अब आप मुझे बताएं कि जो डॉलर का रेट आपने किया, जो पेट्रोलियम प्राइसेस, और बाय द वे आज फर्स्ट नहीं है, नॉर्मली फर्स्ट को या 15 को ओगरा की समरी जाने के बाद प्राइसेस बढ़ाई जाती है पेट्रोलियम। अब आपने अगर आज 29 को बढ़ाई है तो गॉड नो देयर इज अ स्पेकुलेशन कि फर्स्ट को दोबारा से वो बढ़ जाएगी। तो जब आप इस हद तक चले जाएंगे, जब अवाम के पास 2 वक्त की रोटी नहीं होगी, तो आप फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ जाएंगे और आपके पास बड़ा अच्छा एक ग्राउंड होगा उस इमरजेंसी के निफाज के बाद, क्योंकि इलेक्शन जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही है राना साहब? देखें, जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप इमरजेंसी लगाएं या कुछ भी लगाएं, इशू वहीं पे आएगा कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के क्या मेरी और आपकी जेब से लूटने का प्रोग्राम रखते हैं, या जिन लोगों के पास वसाइल मौजूद हैं उनसे भी कुछ लेंगे। कोई टैक्स ऐसा भी लगेगा जो सिर्फ उनकी आमदनी से होगा। यहाँ पे तो ताजरों के पास लेट जाती है गवर्नमेंट जाके, जो सबसे ज्यादा आपको पता है कि प्रॉफिट जो होल्डर है वो सारे का सारा परचून रिटेलर वाला है। यहाँ जनरल मुशर्रफ का दौर आया और जनरल जमशेद मरहूम जो गुलजार यहाँ के यानी कोर कमांडर थे, वो पारा बाजारों में फिरते थे, ताजरों ने कोई फार्म नहीं दिया। यहाँ शौकत अजीज जैसे सारे अपने चूरन बेच के चले गए। वहां सबसे पहली बात ये होगी कि आप अशराफिया से क्या ले रहे हैं, उसके बाद नीचे वाले को आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएं, कुछ भी लगाएं, सब आपके साथ चल पड़े। जो नहीं चलेगा उसको लोग मजबूर कर देंगे। जैसे आप GST लगाते हैं तो शहरों में अवेयरनेस थी, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि आप जो GST दे रहे हैं उसका वो बताएं हमें, इंसिग्निया है आपके पास कि नहीं है, जो FBR का है, तो बहस शुरू हो गई थी। जब आप अवेयर करते हैं काम चलता है। मेरे ख्याल में हालात हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमारा कोई है क्या, हमारे पास केटी में कुछ है ही नहीं। आप UAE के सदर कल छुट्टी मना रहे हैं इस्लामाबाद में, इसीलिए ना कि उसको खुश करना है कि वो आए, वो कुछ हमारे लिए दे जाए, लेकिन देगा तो IMF के बाद। अब मसला पता क्या है, मैं आपको बताऊं मजे की,
कि आप इमरान खान को सऊदी जो क्राउन प्रिंस MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ी अच्छी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी दी थी ऑयल रिफाइनरी की, सब चीजों की, लेकिन इमरान खान कोई एक प्रोजेक्ट सऊदी से नहीं ले सका, इसलिए कि वो जो प्रोजेक्ट भी शुरू करते थे ब्यूरोक्रेसी इसलिए इनकार कर देती थी कि सारे जिन लोगों ने पिछले काम किए थे, फवाद हसन से लेके और आहद चीमा, सारे के सारे जेलों में पड़े हुए थे कि जी हम अगर अब आपको रास्ता देंगे तो बाद में फिर हम जेल में होंगे। बिल्कुल। इमरान खान ने 3 दफा ऑर्डिनेंस किए लेकिन वो यकीन नहीं दिला सका। आज जब उन्हीं ऑर्डिनेंसों में सिवाय एक बात कह के वो पीछे से लागू किया गया जिसको वो 1100 अरब रुपए की एमनेस्टी कह रहे हैं, तो क्या जब नैब का कानून जनरल मुशर्रफ ने बनाया था तो वो 85 से नहीं लगाया था? ये कौन सी बात है कि आप चलने का रास्ता नहीं देते? रास्ता वही है जब आप सबको बिठाएंगे, कुर्बानियां लेंगे, इलेक्शन ये मुल्क वक्त चूंकि बड़ा मुख्तसर रह गया। पीजे मीर साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड कि आपको लगता है कि इलेक्शन नहीं होंगे? मेरा ख्याल जी इलेक्शन होंगे, अगर ना हुए तो फिर ये बहुत बड़ा यहाँ मेरी नजर के अंदर एक एनर्की फैलेगी। कॉन्स्टिट्यूशनली 90 डेज जब शेड्यूल के बाद है, उसके बाद 90 डेज पे होने चाहिए। इलेक्शन क्यों ना हो? इलेक्शन का मतलब ये है। लेकिन नसरुल्लाह साहब, आखिर में सिर्फ मैं यही कहूंगा, हम बड़ी डिबेट करते हैं, ये आज की इंटरिम गवर्नमेंट तो खैर कुछ नहीं कर सकेगी, लेकिन जो भी आए गवर्नमेंट, ये जनरल टैक्सेशन, ये देखें 35 रुपए लगा दिया ना, यही आप आदमी को कहे टैक्स दो, आप रुपए पे पेट्रोल वहीं का वहीं रहेगा, और आप टैक्स से पैसे ले लो। तुम क्यों लोगों को डायरेक्टली तंग कर रहे हो? तुम टैक्स लगा दो हर एक के ऊपर, रेडी वाली पे लगाओ, हर एक पे लगाओ, बिलीव मी हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। पीजे मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अमर रियाज राना साहब, नादिया मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदेद। नादिया मिर्जा साहब, हम हुकूमत पर तनकीद भी करते हैं, कहते हैं हुकूमत नाकाम हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत हो या महंगाई हो, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन इमरान खान साहब, एक सीनियर सियासतदान, मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, पहले 2 सूबाई हुकूमतें तोड़ दी, आज फैसला किया कि 33 हल्के हैं, उनमें से तमाम के तमाम हल्कों से इमरान खान साहब ही उम्मीदवार होंगे। पहले भी इमरान खान साहब ये कर चुके। ये एक्सरसाइज करने का फ़ायदा क्या होगा? ना कौमी असम्बली में अपोजिशन करनी है, ना पंजाब हुकूमत चलानी है, ना KPK की हुकूमत चलानी है। हम बात करते हैं वही जो हमारा एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट है ना, कि जी सियासतदान, हम ब्लेम दे देते हैं अपोजिशन पर या अपोजिशन की पार्टीज पर, फिर हम ब्लेम दे देते हैं गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट को तो हमने देना ही है। लेकिन जब आप अशराफिया की बात करें तो तीसरा तबका है एस्टैब्लिशमेंट। अब नवाज शरीफ साहब का या PMLN का अगर यही लोहा है, यही उनकी दुहाई है कि जी एक चलती हुई गवर्नमेंट को आपने रजीम चेंज के जरिए हटा दिया, नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया, और उसके बाद जो कुछ हुआ, फिर इमरान खान साहब का भी यही रोना है कि जी आपने चलती हुई गवर्नमेंट को हटा दिया। तो मैं सवाल ये पूछती हूँ कि जब सब कुछ अच्छा इस मुल्क में चल रहा था, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी 2017 में, 2018 में जो इलेक्शन हुआ, लेकिन 17 में नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, या उसके बाद इमरान खान साहब की थी। GDP अगर आप देखें तो जो नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे, कमर बेश इमरान खान साहब ने भी अपने जाते जाते दिनों में वहीं पर छोड़ के गए। ये मैं और आप नहीं कहते, ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है, जो आने वाली हुकूमत के दौर में उसको प्रेजेंट किया गया। तो सवाल यहाँ पर ये होता है कि जो मुल्क सही चल रहा था उस वक्त आपने, इस एस्टैब्लिशमेंट ने अगर इस मुल्क के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और जाहिर सी बात है, मैं कहती हूँ वो पता नहीं क्या उनकी इंटेंशन होगी, वो चाहते होंगे जितना अच्छा चल रहा है उससे शायद कहीं और अच्छा चले या कोई और अच्छा चला सकता है। आप उस जहन साजी करके आपने ये सब कुछ किया। अब तो ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है ना, दोनों जमातें खुल के नाम लेती हैं और खुल के बात करती है कि जी किसने किया। अभी जो सब फैसले लिए हैं साहब साहब ने, या ये हुकूमत ने अगर 4 महीने लेट किए हैं सब फैसले, IMF के पास आपको जाना था, सरदार साहब चैनल पे बैठ के तड़िए गा रहे थे कि अब नॉर्मल बिहेवियर है, मैं उनको देख लूंगा, मेरा फला और ये वो। तो ये जो 4 महीने उन्होंने इस अपने एटीट्यूड के साथ जाया किए, उनको यकीन दहानी चाहिए थी, उनको ये यकीन दहानी उसी एस्टैब्लिशमेंट से चाहिए थी कि जी ऐसा ना हो कि आप हमें यकीन दिलाएं कि हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे और हो सकता है हम आगे भी बढ़ाएं, हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी लगाना पड़े, लेकिन हमें इलेक्शन नहीं कराने। कल को ये ना हो कि हम सब पैसे ले लें और फिर आप कहें कि जी मुल्क के हालात ऐसे नहीं, आप इलेक्शन कराएं। तो एस्टैब्लिशमेंट कभी भी डायरेक्ट से बाहर नहीं होती और मामला कभी भी सियासतदानों के हाथ में नहीं होते। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये कि अगर आप पीछे से खेल रहे हैं तो खुदा के लिए आप खुलकर खेल दें, और खुलकर खेलना इस वक्त मुल्क की मफाद में इन्हीं सियासतदानों को जो अपनी अपनी बारियों के इंतजार में अपने मुल्क और कौम को बिल्कुल दाव पे लगाए हुए, इनको बिठा दें, अपने मामला तय करें, इलेक्शन की तरफ जाएं, मैंडेट लेकर आए, अवाम का एतमाद हासिल करें, फिर बेशक आप सख्त फैसले करें।
ठीक हो गया। आमिर इलियास राना साहब, इन 33 हलकों में क्या बनेगा? इमरान खान तो उम्मीदवार बन के आ गए, PDM के उम्मीदवार भी आएंगे, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब ये सारी सीटें जीतेंगे? मलिक साहब, मैं उससे पहले जो नादिया मिर्जा साहिबा बात कर रही थी जी जी। उसके साथ तर्कों पे आऊंगा। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि इनको बिठा दें तो ये बहुत शरीफ बच्चे हैं और सारे के सारे बैठ जाएंगे। इशू ये है कि वो खुद क्यों ना बैठे साथ। चाहे हम जनरल आसिम मुनीर को एक्सक्लूड कर दें, लेकिन बतौर इदारा एक फैसला तो था ना, और बेड़ा गर्क किया एक ऑन जॉब ट्रेनिंग पे प्राइम मिनिस्टर को इंस्टॉल करने के बाद, तो हिस्सेदारी ले ना, पूरी कबूल करें। आज तो इमरान खान ने कहा है ना कि जनरल बाजवा और कुछ जजेस ने मिलकर नवाज शरीफ को सजा दी। तो फिर जो इमरान खान कहते हैं ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन भी मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के बात करने को तैयार हूँ, इनके साथ नहीं करूंगा। आज इन्होंने एक करारदाद पास किया है और सदर मुमलिकत से रिक्वेस्ट की है कि जी KP के गवर्नर का बयान का नोटिस लें कि उन्होंने कहा है कि एजेंसियां तय करेंगी और इलेक्शन कमीशन डेट देगा। अच्छा, ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है। एक गवर्नर ने स्ट्रेट बात कर दिया कि भाई जहां से तुम पावर ले रहे थे, जो कहते थे कि हर दफा कानून साजी के लिए मुझे मदद चाहिए होती थी, मैं फलां था, और आज भी आप उसी गेट नंबर 4 की तरफ ही देखने के लिए सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने कहीं अवाम की जद्दोजहद की, वरना तो सीधी सी बात थी, जिस दिन आपको फारिग किया था आपका काम था उस दिन या फारिग होने से 2-3 दिन पहले जो आपने मिलिट्री से मदद मांगी थी वो आप नवाज शरीफ पर ज़िद्दारी से मांगते। क्या है, हम बैठ के एक मुल्क का मसला हल करते हैं, हम सारे आपस में बैठ जाते हैं, क्योंकि हल यही होगा तब जब ये सारे भी बैठेंगे। लेकिन उसके लिए अदलिया को भी बिठाना होगा बकौल फवाद चौधरी के। अगर आप याद रखें KP हाउस में उन्होंने इस्लामाबाद में की थी कि जी अदलिया और फौज बकायदा सियासी पार्टियां हैं, ये पार्टियां हैं इस सारे सिस्टम में। तो ये आप और हम ये बैठ के सिर्फ सियासतदानों को मतून कर दें, या हम ये कह दें कि जी इनकी ही जिम्मेदारियां हैं। इनकी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन जब पीछे से डोरें हिलाई जाती हैं तो उन सबको आगे आना होगा। मैं तो बारह ये कह चुका हूं कि डी चौक में इन सबको बिठाएं, इनके लाइव माइक लगाएं, सारा मीडिया सुनवाएं कि इन लोगों ने, जिसमें सियासतदान है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, अदालतें हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, कि इन लोगों ने कब कब क्या क्या बुरे काम किए, गलत काम किए, इन्हें माफी मांगनी होगी। फिर ये लेके आए, सबके पास रिपोर्ट्स मौजूद है, $1 मिलियन मैन हमारे पास कितने हैं जो आज हमारी जरूरत है, उनको भी आपको एक बड़ी एमनेस्टी देनी होगी। इस मुल्क में डॉलर लगाना है, इस मुल्क में प्रोडक्शन आपको बरामदात के लिए अगर बनानी है, आपको IT इंडस्ट्री का फ़रोग देना है जिसके अंदर बड़ा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट करने के लिए, जहां से हमें डॉलर मिलना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास हल नहीं है। हमें इज्तिमाई कौमी माफी मांगने का इंतजाम करना होगा, और जितनी जल्दी करेंगे बात बनेगी। ये ढकोसले बहुत दूर चले गए कि आप कभी मिलिट्री डिप्लोमेसी से कुछ पैसे ले आएंगे, UAE दे देगा, सऊदी अरब देगा। आज ग्लोबल विलेज का मतलब भी यही है कि एक NOC अगर IMF आपके पास नहीं है तो आपका दोस्त मुल्क भी चाहने के बावजूद आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, चाहे वो सऊदी अरब है, वो UAE है, वो कतर है, वो चीन है, क्योंकि सब बंधे हुए एक सिस्टम के तहत। तो ये चीजें सबको खुल के बतानी होंगी। मतलब ना डार के पास कोई छू मंतर है, ना मिफ्ता के पास था, ना शौकत तरीन के पास था, क्योंकि सब के सब फंसते चले गए हैं जब आपने वो आबियारी ही नहीं की कि जहां से डॉलर आप एक्सपोर्ट करने के लिए बना सके। क्योंकि हम तो ट्रेडिंग का मुल्क बन गए, लोगों के सौदे यहाँ बड़े लोगों ने किए। यहाँ पे आज तक जितना मिलिट्री का सामान आया, आप इंडिया के साथ मुमासलत अपनी बना लें कि उन लोगों ने साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, चाहे वो मिलिट्री का था, चाहे वो सिविल में कारें बनानी थी या कुछ भी था। यहाँ पे सारे एजेंट बैठे रहे, कमीशन लेते रहे, यहाँ पे सारे असलहे खरीद लिए, और उनके पुर्जे भी नहीं होते हमारे पास, टेक्नोलॉजी तो दूर की बात रह गई। तो हमें कहीं तो इब्तिदा करनी होगी दोबारा से सच बोल के, क्योंकि इसके अलावा हल नहीं है। जो आप 33 हल्कों की बात कर रहे हैं, ये इससे बड़ा मजाक कोई नहीं है नसरुल्लाह मलिक साहब के। क्या लड़ेंगे आप? मतलब वो एक एक बंदा डाल देगी PDM, जिसकी वजह से इलेक्शन 16 मार्च तक चला जाएगा कि बिला मुकाबला इमरान खान ना हो, और गलियां सुनसान होंगी कराची के इलेक्शन से भी ज्यादा। अब इमरान खान के लिए भी लोग नहीं निकलते, कराची में कब निकले हैं, तो कितने वोट डल जाएंगे वसाइल तो, लेकिन पूरे खर्च होंगे। इलेक्शन कमीशन को तमाम इंतजाम करना होगा, सिक्योरिटी का पूरा काम देना होगा। ना ये संजीदा ना वो संजीदा, तो बैठ के तय कर लें इस मुल्क के मामलात को चलाने के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं रहा, कहने को भी नहीं है कि जी हम कोई इस किस्म का काम कर लेंगे। क्या कोई कर लेगा जब तक हम सब खुद नहीं समझेंगे। PJ मीर साहब ने कहा आम आदमी आपको कुर्बानी देने के लिए फिर निकल आएगा, लेकिन जब तक अशराफिया के पैसे नहीं निकलेंगे, अशराफिया की कुर्बानियां सामने नहीं आएंगी, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है PJ मीर साहब, आमिर साहब ने जो बात की कि बैठ के सच को तस्लीम करें, अपनी गलतियां माने, फिर आगे बढ़ें, वरना रास्ता कोई नहीं, हम बंद गली के अंदर आ चुके हैं। लेकिन मजाक तो अब भी जारी है ना। क्या होगा, क्या इलेक्शन हो जाएंगे, ये ज़िमनी इलेक्शन, उसके बाद नतीजा क्या निकलेगा? यानी ये हल है इस वक्त मौजूदा हालात का? ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन एक करे, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन आपने इस पर चलना है।
ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। ये एनआरओ क्या होता है? कुछ नहीं, छोड़ दें, इसमें दोबारा डिबेट होती रहेंगी, फिर एक दूसरे पे तनकीद, उसका ये नहीं हुआ। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन एक दफा नेशनल कर लें, आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे। आपने जिसको लगाने, आपने फाइन्स लगाने, एक दफा लगा दें, क्लीन स्लेट सबको दे दें, हर चीज ठीक हो जाएगी। आपका फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है पाकिस्तान से बाहर, वो रुक जाएगा। अभी भी फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, चल रहा है, हुंडी एक्टिव है, चल रही है, पैसा जा रहा है, आप नहीं रोक सकते, जो मर्जी कर लो, दुनिया के अंदर नहीं रोक सकते। तो इसका एक ही तरीका है कि अपने ही घर के अंदर आप अपने घर को ठीक कर लो। हम अपने घर को एक ही तरीके से करेंगे, जो भी म्याना साहब ने बात की, और मैं 7 साल से कह रहा हूं भाई नेशनल ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करो, सबको एक दफा बोलो, सच बोल दो, और ये मेरी है, ये आप इतना मुझे फाइन करना है कर दो, और क्लीन स्लेट दो। आप ये कब तक एहतसाब करोगे? आपका जो पॉपुलर लीडर होता है, वेदर इट इज नवाज शरीफ, इमरान खान, या ये बाकी और जिसको भी ले लो आप नाम, आप उसका बेड़ा गर्क करके रख देते हो। एक मिनट में हीरो है, दूसरे मिनट में जीरो है, ये हमारा नेशनल कैरेक्टर बन जाता है। और जब वो ऊपर होता है उससे अच्छा बंदा ही कोई नहीं है, और जब वो नीचे जाता है उससे बड़ा चोर कोई नहीं है। तो ये तो हमारा नेशनल कैरेक्टर बन गया हुआ है, इसको हमने रिकंसाइल करना है। और ये जो सबसे बड़ी जो बीमारी है, ये चंद ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने, और हर गवर्नमेंट को नीचे लेके जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी को अपना काम करो, सियासतदानों को अपना करने दो। सियासत के अंदर उतार चढ़ाव होता रहेगा, और तुम अपने काम क्यों बंद करते हो भाई? तुम्हें किसने कहा है कि नहीं, आज अगर उसकी हुकूमत आ जाएगी फिर जी फाइलें खोल जाएंगी, हम काम करेंगे? भाई क्यों? तुम किस पार्टी के साथ लगे हुए हो? तुम तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान हो। सो वर्क फॉर द स्टेट, नॉट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। हमारे ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, और यही वजह है कि आपकी तरक्की नहीं होती है। 6-6 महीने डिले हो जाते हैं, आपको इंटरनेशनल फाइन्स लग जाते हैं, आप कहते हैं ना, ये जो डॉलर जाता है ये फिर फाइनों पे जाता है। रेकॉर्ड एक में देखो किस तरह बच गए हम, वरना वहां हमारा दिवालिया हो जाना था आज। अब आपके पास नेशनल रिजर्व इतने नहीं थे। तो देखो, जो अच्छा काम करता है अप्रिशिएट करो, जो नहीं अच्छा कर रहा है, नसरुल्लाह साहब, तनकीद बराए तामीर करो। हम तनकीद बराए उनकी नस्लों पे, उनकी फैमिलीज पे करते हैं। यार उनकी फैमिलीज का क्या ताल्लुक है भाई? आपने करनी है पॉलिटिकल तनकीद करो, हर जगह पर्सनलाइज होगी, कोई वीडियो निकालता है, कोई ऑडियो निकालता है, कोई टेलीफोन। यार क्या मजाक है यार, किस किस्म की पॉलिटिक्स हमने कर ली है? इसको बंद कर दो। हमारे पास हर चीज मौजूद है, हर चीज मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आते हैं।